नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे गणेशा इकोफेयर्स लिमिटेड को लेकर। जो कंपनी, यदि देखा जाए तो ये वेस्ट टू वेल्थ की बात कहती है और एक बड़ी लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनी के तौर पे कामकाज करती है, खास करके पेट रिसाइकलिंग को लेकर के बड़ा बहुत बड़ी कहती है कि हम वर्ल्ड बेसिस में हमारा अच्छा खासा कामकाज है। चलिए, जो कामकाज है उसमें क्या-क्या कहती हैं जो कामकाज में डिस्कवर एंड मैचेस इन द कारपेट फाइबर एंड द यार्ड्स क्वालिटीज की बात उन्होंने रखा, जहाँ पे यार्ड सिपनीस का काम, नॉन वोवेसेंस का काम और फ्लेम्स कोई एफआर होती है इसमें का फाइबर्स फेलिंग्स और द स्पून्स यार्न का कामकाज रही है। कंपनी अपने बारे में कुछ अलग इम्पैक्ट की बात करती है कि आवर जो ग्रीन एनर्जी अर्निंग्स हैं, वो कहती है कि हमारे पास करीब 41 प्लस बिलियंस पेट बॉटल्स रिसाइकलिंग की बात करती है लास्ट वन डिकेड्स के अंदर। और इन्होंने अपनी डेटा शामिल किया है यहाँ पे बड़ी नंबर की बात कहती है। तो हम नंबर की बात को छोड़ करके कुछ इनकी एक्चुअलिटी नंबर की तरफ चलेंगे जो उन्होंने बुक्स में मेंशन किया, ऑडिटेड रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन किया, और उसमें कितनी फायदा कितना नुकसान और इसके प्रति रिस्क को क्या करेंगे हम लोग, रिस्क एंड एनालिसिस करेंगे इनके स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर के, स्टॉक वाइज रिकंसलेशन को लेकर के, डेटा रिकंसलेशन को लेकर के, डेटा चार्ट को लेकर के। चलिए जानने की प्रयास करते हैं। जहां तक कंपनी का बुक वैल्यू है 432 का कहता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू उससे भी कम है, अर्थात इनके पास एसेट्स नहीं है। लेकिन करंट सिचुएशन की प्राइस को देखें तो ये कहते हैं कि हायर टू हायर, हायर टू हायर को क्या कर रही है, एक अपनी रेजिस्टेंस बनाने में कामयाबी हासिल कर। इंडस्ट्रियल की पी के कंपैरिजन करके देखें तो जहां पे बाकी जो दुकानें हैं इसी मामला के, इसी चीजों का, वहां पे केबल और केबल अर्निंग पर शेयर पे 23x का क्या कहता है, बीर कहता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉड देखेंगे तो कहती है 72 का है, अर्थात यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्वालिटीज काफी बेटर है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा। कि मार्केट कैप करीब 6000 करोड़ के से ज्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे एक चीज और को, तो यहाँ पे एक चीज तो थोड़ा सा डिमेरिट इम्पैक्ट डालता है कि आखिर प्रमोटर्स होल्डिंग केवल 35% ही रही है, जहां पे डेट टू इक्विटी 0.44 का नंबर कहता है, करंट रेशियो का नंबर भी काफी ज्यादा कहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आरओई के परसेंटेज, आरओईसी का परसेंटेज, इन सभी हाईलाइटेड परसेंटेज और नंबरों के बीच में केबल और केबल रिस्क एनालिसिस की तरफ देखते हैं। इसको कह सकते हैं रिस्क एनालिसिस करेंगे। आखिर कंपनी के प्रति रिस्क क्या था, बिजनेस के प्रति रिस्क क्या था, स्टॉक मार्केट की रिस्क टू रिटर्न क्या बनती है, रिस्क टू रिजल्ट के बेसिस। रिस्क टू रिजल्ट की तरफ चलेंगे तो कंपनी के बारे में क्या कहती है, उसकी एक नजर हम यहाँ पे एक झलक देखते हैं। तो गणेशास इकोफेस सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया और रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि इनका जो पॉइंट था वो करीब अर्निंग पर शेयर में 10 रुपये 71 पैसे का होती है, जो कि वर्सेस वन जो 1 रुपया 29 पैसे था करीब Q2 2024 में। उससे सोचने वाली बात है, जहाँ पे एक सवा रुपए की अर्निंग हुआ करता था, वहां पे 10 रुपए के आसपास की अर्निंग क्रिएट करती है। तो ये वह तो गजब का है ना, गजब का क्या है बात कहती है। चलिए सितंबर तक के डेटाबेस को जरा समझते हैं। कंपनी का खुद का भी कारोबार है जो कि सेल्स 255 करोड़ तक की कहती है, और होली ऑन कंपनी का कामकाज में देखेंगे तो यहाँ पे 387 करोड़ की टर्नओवर की बात कहती है, जो कि टर्नओवर बेस पे बहुत ज्यादा क्या हुआ है, ग्रो नहीं किया है। क्योंकि इससे पहले भी 337 करोड़, 306 करोड़, 287 करोड़, 302 करोड़, 313 करोड़ तक उन्होंने आंकड़ा किया था, 313 करोड़ तक। लेकिन तब भी परसेंटेज वाइज तो क्या काफी बेटर रहा है। जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो वो भी काफी ज्यादा क्या कहती है, एक नई ग्रोथ की तरफ उभरती नजर आती है। जहाँ पे 9% के आसपास था, वो उन्होंने पहले भी 11% किया था, लेकिन उन सभी रिकॉर्डों को तोड़ के दोबारा 14% के आसपास की क्रिएट करती नजर आती। यहाँ पे कुछ सालों की डेटाबेस को देखेंगे तो पुराना जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके कंपैरिजन टू अभी भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतना तक नहीं आया है। बट मार्केट को यदि लास्ट कुछ ट्रेंडिंग वेव का देखेंगे तो मार्केट में क्या हो रही है, एक नई जगह बनाने में कामयाबी हासिल करता है। ओवरऑल बिजनेस की देखें
ओवरऑल इस इन जो बिजनेस है रिसाइकलिंग का कारोबार है यार्न को लेकर के, और इसमें जो इनकी प्रोडक्टिविटीज है पेट को लेकर के, उनमें जो कारोबार वो करीब 1300 करोड़ की बात कहती है, उसमें 84 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है, जो कि 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कहती है। अच्छी बात की बात करूं तो हमें अच्छी बात बिल्कुल नहीं लगी। क्योंकि नहीं लगी? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो इनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम से काफी ज्यादा कहती है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको लिए एक थोड़ा सा पॉइंट को डिमेरिट किया जा सकता है। चलिए, लेकिन नजरअंदाज करते हुए थोड़ा आगे चलते हैं, जहां पे रिस्क को एनालाइज करते हैं। तो रिस्क के लिए कहते हैं जो कंपनी का जो कारोबार रहा उसमें 45 दिन की रिस्क फैक्टर की बात करती है, जो कि ऑब्वियसली क्या होता है, एक टर्म कंडीशन होता है वेंडर को पेमेंट लेने देने को लेकर के, जहां पे 45 दिन में पैसा मिलता है। लेकिन जैसे बैलेंस शीट को देखेंगे तो समझ में आती है कंपनी अपनी कर्ज को लेकर के लगातार बढ़ा रही है। क्या कर रही है? कर्ज को बढ़ा रही है। कर्ज बढ़ाने के साथ साथ यदि हम उन पहलुओं को भी देखें तो इनका जो रिजर्व था वो लगातार बढ़ी, उसमें कोई कमी नहीं था। लेकिन सवाल आता है कि आखिर कर्ज को लेकर के कंपनी ने किया क्या? तो देखा गया कि इन्होंने फिक्स एसेट्स डेवलपमेंट किया, और इसके अलावा मार्केट में कुछ उधार भी दिया होगा, जो कि प्रोडक्टिविटीज को लेकर देखा जाए। इनके पास कैश इक्विवेलेंट काफी अच्छा खासा रहा है, करीब नियर अबाउट 100 करोड़ के आसपास की बात करूं, और 196 करोड़ का उधार की पॉइंट आउट व्यू से भी कहती है। 196 करोड़ की पॉइंट आउट व्यू से यदि देखें तो हमारे समझ में आ पाती है जो इनका जो सेल्स रहा है उसके कंपेरिजन टू द 196 करोड़ का मार्केट में यदि उधार ही पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% कहती है, और हाथ में पैसा कितना आता है? 27 करोड़ आता है। इसमें क्या दिक्कत थी? क्योंकि इन्होंने कुछ क्या किया, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, और उन्होंने इंटरेस्ट बर्डन को भी थोड़ा सा कम करती हुई नजर आई है कंपेयर, बट कंपनी और कंपेयरिंग प्रीवियस टू प्रीवियस डेटा में कई बार कुछ नंबर बढ़ा भी है, कई बार नंबर घटा भी है। तो ये कुछ इनको तीनों को नंबर के हिसाब से देखा जा सकता है, और कह सकते हैं कि इनको हिसाब से रिस्क का परसेंटेज क्या कहना चाहती है कंपनी की बिजनेस। यदि इन्हीं पहलुओं की तरफ हम ध्यान देंगे तो कंपनी अपनी लेटेस्ट अपडेट जो दिया होगा उसकी डेटा भी देखते हैं, जो कंपनी का सेल्स को लेकर क्या करती है, कंपाउंडेड सेल्स को लेकर के वृद्धि दर्ज करती है, प्रॉफिट को लेकर लगातार वृद्धि दर्ज करती है, और स्टॉक प्राइस तो है बढ़ना ही था, क्योंकि यदि इनकी इन दोनों चीजों से लेकर के उनको बूस्ट मिलता है, नीचे से जंप करने के लिए आसार मिलती है, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं देती है। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट को देखेंगे तो निवेशकों के इंटरेस्ट में लगातार न्यू प्लेयर आए। तो जब न्यू किसी किसी कंपनी को किसी दुकान पे जब न्यू कस्टमर आएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर तो उतना ही था ना, तो फिर जो प्रोडक्टिविटीज थी वो उतना ही थी, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ गई, नया प्लेयर आए, तो नया प्लेयर ने जहां तक एफआई ने पोजीशन को इंक्रीज कर लिया, डीआई ने इंक्रीज कर लिया, आम निवेशकों के पास से शिफ्ट कर गया, और क्या हुआ? प्रमोटर ने पोजीशन को बेच दिया, थोड़ा सा पार्ट्स को बेचा। यहाँ पे एक डिमेरिट की बात करती हूँ कि प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बार बार बेच क्यों रही है, एक सवाल बन जाती है। और इन सवाल से कई बार कुछ चीजों को देखा भी जाता है, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एफआई डीआई को होल्डिंग भी देखा जाता है, जहाँ पे डीआई के अंदर भी इंडिया के बड़े बड़े जो डीआई हैं, जैसे वो डीएसपी से लेकर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स तक शामिल है इस कंपनी में अपनी निवेश को लेकर के। इसके अलावा यदि हम अदर पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे कुछ शायद बिग बुल्स होंगे, कुछ कंपनीज हैं जहाँ के यहाँ पे करीब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 52,000 से ज्यादा लोग निवेशक शेयर होल्डर हैं, और 6,000 करोड़ की मार्केट कैप में 52,000 क्या है? शेयर होल्डर हैं, और नंबर ऑफ शेयर की बात कितना है? 2,53,00,000। यदि इनकी उन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जहाँ पे बैलेंस शीट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनमें अभी भी उतने ज्यादा इनके पास एसेट्स नहीं थे, लेकिन एसेट्स में लगातार इन्होंने वृद्धि दर्ज करती नजर आई है। पीएस को कंपेयर करेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज गणेशास इन द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कंपनी के तौर पे देखा गया है। तो इनका बेसिकली जो यदि कंपनी का मेन बिजनेस सोर्स से जो पैसा आता है वो सेगमेंट वाइज क्या कहती है, उसका भी जरा आंकड़ा हम देख लेते हैं, यदि कंपनी ने अपडेट किया होगा तो। सितंबर तक का डेटा अपडेटेड है, कोई भी सेगमेंट वाइज नहीं दिया। कंपनी ने कहा कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हमारा कारोबार टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही काम चलता है।
यदि कंपनी की कुछ मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो कंपनी की मैनेजमेंट भी लगातार अपने निवेशकों के बारे में कुछ हित सोचती रहती है और टाइम टू टाइम ये कहता है रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी अपने निवेशकों को कुछ ना कुछ डिविडेंड की पार्ट, बोनस की पार्ट देती है, लेकिन बोनस नहीं है, डिविडेंड का पार्ट ऑलरेडी देती रही, हर साल देती रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपेरेंट टू क्यू और क्यू बेसिस पे गिरावट आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्यू और क्यू बेसिस पे गिरावट आती है, बट वाई वाई बेसिस पे एक अच्छी मूव की बात हमने देखा था, जहां पे कहती है कि 1 रुपए वाला जब जहाँ पे 1 रुपया 29 पैसा का जो था वो करीब 10 रुपए 71 पैसे की हो जाती है, वो इनके लिए एक बड़ी बात कह जाती है। यदि हम अलग पहलू की तरफ भी ध्यान दें तो शायद हमारे सामने देखता है कि इनके पास जो यदि परसेंटेज वाइज यदि कमोडिटीज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम से कंपेयर करें, सेंसेक्स से कंपेयर तो काफी बेटर रिजल्ट उन्होंने दिया है कंपेयर टू द लास्ट कुछ 6 महीने से पहले भी, 6 महीने के बाद भी। एफडी के कंपेयर टू काफी बेटर दिया है, कहाँ पे 100-200% तक के आसपास उछाल दिया है। लेकिन दोस्तों ये गोल्डन रूल को हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि रिस्क है तो रिटर्न भी मिलेगी, क्योंकि रिस्क टू रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने रिजल्ट अपनी अच्छी डिक्लेयर करती हुई नजर आती है। कुछ इम्पैक्ट की बात उन्होंने रखी है, जो कि डिक्रीज ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड लगातार बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज वाइज कहती है कि थोड़ा सा कम दिया है ओवरऑल। लेकिन यदि ओवरऑल चार्ट एनालिसिस को देखें तो चार्ट में लगातार, चाहे वो लगातार वृद्धि ही दर्ज करती है, चाहे वो एक साल में करीब 171% की उछाल दिया हो, चाहे वो एक 5 साल में देखा गया करीब 800% से ज्यादा की उछाल दिया हो, उससे ज्यादा भी उछाल दिया हो। लेकिन ये एक गोल्डन रूल को हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं एक आपको सामने एग्जांपल देता हूँ। एक रहा ये प्राइस, एक रहा ये प्राइस। इन दोनों प्राइस में जो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा उनके लिए तो फिर क्या होगा, यदि उन्होंने पैनिक होकर के यहाँ पे बेच दिया, पैनिक होकर के बेच दिया, तो फिर मार्केट में मिला क्या, उनको लॉस हो गया, सिंपल सी बात है। और जिन लोगों ने यहाँ पे लिया स्टे करने के लिए और उन्होंने यहाँ पे आकर बेचा, उनके लिए फायदा हो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, भले ही मार्केट में 5% की सर्किट लग रहा हो, चाहे अपर हो या लोअर सर्किट की बात करूं। तो गोल्डन रूल कहता है जब भी इंटर करते हैं तो इस इंटर करने के टाइम पे खुद स्टे करने की पहले प्लानिंग करना चाहिए, और उसमें रिस्क यदि है तो रिस्क को लेकर के क्या करना है, एसएल का यूज करना है। एवरेज और हेजिंग से सॉल्यूशंस नहीं मिलता, ये आपके फंड को और ज्यादा मिसयूज करा सकता है। जहां तक प्रॉफिट दिख रही हो तो कहावत है भाव ही भगवान है, यदि आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको हमेशा बांध करके थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बुक करके घर ले जाना चाहिए, तभी तो हम इसको यूटिलाइजेशन और एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर एडवाइजरी और ट्रेडिंग की हेल्प बिल्कुल नहीं होता है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं और आपके सामने रखते हैं। जहाँ पे कंपनी में एक चीज को और देखिए, कंपनी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं आता है, वॉल्यूम काफी कम आता है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड कम है बेचने को लेकर के, लोग बेचते हैं थोड़ा बहुत करके बेचते रहते हैं और खरीदते भी रहते हैं, चाहे वो पिक पे हो चाहे वो बॉटम पे हो। सिंपल सी रूल कहते हैं यदि मार्केट की ट्रेंड बॉटम के आसपास हो तो बॉटम पे भाग के खरीदना चाहिए, पिक पे आकर के करके बेचना चाहिए। ऐसा ही डेटा देखने को मिलती रहती नजर आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयर, क्योंकि पैसा भी आपका और रिस्क भी।